हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 यानी कि श्वसन। श्वसन का मतलब होता है कि जो हम पाचन प्रक्रिया के माध्यम से हमें जो ग्लूकोज प्राप्त होती है, उस ग्लूकोज के माध्यम से जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं श्वसन। श्वसन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जीव जंतुओं की जो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन के साथ आप जो है ग्लूकोज को रिएक्शन कराइएगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला या समीकरण जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये O2 है। तो O2 का काम क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना, विखंडन करना। ठीक, और ये विखंडन हो करके या रिएक्शन करके क्या करता है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, जल बनाता है H2O, और ऊर्जा की निर्माण होती है जिसका रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को विभिन्न तरह के काम को करने के लिए। और इसके साथ साथ उष्मा भी बन जाता है, यानी कि गर्मी भी बन जाता है। ठीक है, गर्मी बनने का दो कारण है हमारे शरीर में। एक तो ये जो देखे अभी ऊर्जा निर्माण के समय में, और दूसरा आपके शरीर में जो है ब्लड का परिसंचरण होता है, यानी कि शरीर में ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, सर्कुलेशन होता है, उस समय भी ऊर्जा का सॉरी उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंसान मर गया है, तो उसका शरीर ठंडा क्यों होने लगता है? आप गौर कीजिएगा कि उसका शरीर ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा बनना जो है बंद हो जाता है, और ऊर्जा नहीं बनेगा तो उष्मा भी नहीं बनेगा, और न ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इस दोनों वजह से जो है मरे हुए इंसान का शरीर ठंडा होने लगता है। जब तक आप जिंदा है तब तक आपके शरीर में उष्मा भी बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, ये काम निरंतर चलता रहेगा जब तक आप जिंदा है। अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन दो तरह का होगा। एक, जो आप जो है सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारे फेफड़ा के द्वारा जो भी क्रियाकलाप की जाती है वो सब बाह्य श्वसन में आता है। ठीक है, और जो है हमारे कोशिकाओं के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है, उसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाह्य श्वसन में देखिए, बाह्य श्वसन जो है होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है शरीर में, है ना। और इस श्वसन में जो है कौन हेल्प करता है? तो हमारा फेफड़ा हेल्प करता है। फेफड़ा का दूसरा नाम क्या है? फुफ्फुस, या उसको लंग्स कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। श्वासोच्छवास। श्वासोच्छवास माने सांस शरीर के अंदर लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, नाक से सांस या मुंह से सांस लेना, मुंह से तो नहीं, नाक से लेते हैं हम लोग। तो सांस लेना और छोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाता है? श्वासोच्छवास कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन यानी निश्वसन, और एक हो गया एक्सपायरेशन निःश्वसन। इंग्लिश में इसको याद करना बहुत ही आसान है। इन माने कि अंदर जाना, और एक्स यानी कि आउट होने, यानी कि बाहर निकलना। ठीक है, हिंदी में थोड़ा इसको याद इस तरह से करिएगा, निश्वसन, एक निःश्वसन, जिसमें नी के अंदर पास जो है दो बिंदु लगा है। ठीक है, तो सांस लेते समय जो है हम ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लेते हैं? 21%। लेकिन सांस छोड़ते हैं उस दौरान हम जो है 17% ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो कितना प्रतिशत हम यूज कर पाते हैं? तो मात्र 4% यूज करते हैं। बाकी 17% जो है हम शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। फिर है नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है हम लोग 78% लेते भी हैं और छोड़ते भी है 78% ही। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कोई यंत्र या कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है गैस के रूप में यूज कर पाए। ठीक है, इसके लिए फिर आप मान लीजिए नाइट्रोजन का आपूर्ति कैसे होता है? तो फल और सब्जी खा करके। फिर है सांस जो है हम लेते हैं, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट हम लेते हैं? तो 0.03%, और छोड़ते हैं 4.6, यानी कि 4.6% छोड़ते हैं। तो इतना परसेंटेज क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ऊर्जा के साथ साथ
कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जो समीकरण अभी आप देखे हैं। यहाँ देखिए जो यहाँ पे बन हो रहा है रिएक्शन ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, ठीक है, जल भी बन रहा है। तो इस वजह से इसका परसेंटेज 4.6% हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है टॉपिक, मानव का श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग जो है जिस जो है मार्ग से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। इंसान में ये श्वसन मार्ग में क्या क्या है, कौन कौन से भाग है, जैसे कि नासा छिद्र हो गया, ये लड़की के जो है नाक में 2 छेद देख रहे हैं, इसको कहते हैं नासा छिद्र। उसके बाद जो है नासा का पार्ट, एकरा दोनों आंख के बीच में ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं, ये नासा का पार्ट हो गया। यहीं पे जो है म्यूकस चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो आपके नाक के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सबको शरीर के अंदर नहीं जाने देगा, और यानी कि फेफड़ा के अंदर नहीं जाने देता है, धूल कण है उस सबको जो है अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है, यहीं जम जाएगा। और वही आप जो है नाक में उंगली डाल डाल के जो है खरोच खरोच के नकटी निकालते हैं, तो वही रहता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट है ग्रसनी। ग्रसनी को जब मुंह खोलिए और उसमें जो गड्ढा जैसा गोल गोल जो होल दिखता है, उसको कहते हैं ग्रसनी, या हल्लक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्लक। इसका इंग्लिश में नेम है फेरिंग्स। फिर ग्रसनी के जस्ट नीचे आता है स्वर तंत्र। ये लड़की के जो है गर्दन के पास देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी होता है, सॉरी स्वर तंत्र होता है। ये स्वर तंत्र जो है लड़का में बड़ा होता है, लड़की में छोटा होता है। इसी वजह से लड़का का आवाज जो है बोल्ड रहता है, लड़की का आवाज जो है वो चनचनाने जैसी आवाज रहता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए श्वास नली। ये श्वास, यहाँ देखिए डायग्राम में देखिए, ये जो रिंग जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, श्वास नली, या इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। याद ना रखिएगा नाम को, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ना आगे जा करके फिर 2 पार्ट में बट गया है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। आगे हम ये सब पढ़ेंगे। ब्रोंकाई फिर आगे देखिए बहुत सारे शाखा में बटा हुआ है, देखिए इस शाखा को कहते हैं हम क्या, ब्रोंक्यूलस। इसमें जो है गोल गोल जो है इसमें गुच्छा जैसा बना होता है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई या वायु कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। फेफड़ा हो गया इसमें। देखिए आगे देखिए, यहाँ नाक, नाक का छेद बताया है अभी। नाक के छेद में जहाँ बाल, छोटा छोटा रोम और बाल होता है, जो धूल कण को शरीर के अंदर नहीं जाने देता है, सूक्ष्म जीव है वो सब हमारे फेफड़ा में प्रवेश नहीं करेगा। फिर है नासा कपाट। नासा कपाट यह हमारे नाक का सबसे पिछला भाग है। इसमें म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका जो काम क्या है, धूल कण या जीवाणु को अंदर नहीं जाने देना, वहीं पे रोक के रखना। फिर है नासा कपाट का जो है नियंत्रण जो होता है हमारे ब्रेन के माध्यम से, तो ये इसके पास जो है कौन सा लोब पाया जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। नासा कपाट में क्या रहता है, ऑल्फैक्टरी लोब रहता है। जो कोई भी परफ्यूम या सेंट कोई मार के आता है ना, तो कैसे पता चल जाता है कि कौन वाला डीओ मारा है, कि जो है पासपोर्ट मारा है, तो ये सब सेंट के जो है पता चल जाता है कैसे, तो ऑल्फैक्टरी लोब से। ये कहाँ होता है, हमारे नासा कपाट के नासा कपाट के पास होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रसनी, जिसको हल्लक कहते हैं, ठीक है। हल्लक जो है ये नासिका क्षेत्र ग्रसनी से ग्रसनी में आती है। आगे देखिए, इस मार्ग में भोजन और वायु दोनों जाता है। ग्रसनी के माध्यम से क्या जाता है, भोजन और वायु दोनों इसी ग्रसनी के माध्यम से जाता है। आगे जाकर के ये बट जाएगा, इपिग्लोटिस जो है वहां पे दोनों का बंटवारा कर देता है, एक को किधर के तरफ ट्रांसफर कर देता है, तो ट्रैकिया यानी श्वास नली के तरफ है, एक को हमारे आहार नली के तरफ। अब है स्वर तंत्र। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है और यह आवाज निकालने में सहायक होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स के ऊपर जो है एक कपाट होता है, यानी कि एक तरह से कहिए कि घर का जो दरवाजा या गेट हो गया, उस तरह से ये काम करता है। तो इस कपाट का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो यह बंद हो जाएगा और ये श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है।
और जब ये खुला रह जाएगा, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, ये खुला रह जाएगा, तो ये जो है इसके वजह से हमें हिचकी आने लगेगा। तो ये खुला नहीं रहे, इसके लिए हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा इसको जो है कंट्रोल करके रखता है कि जब भी हम कुछ खाए पिए तो ये बंद हो जाएगा। और जो है जब जो है हम खाना पीना नहीं खाते हैं तो उस दौरान ये फिर खुल जाएगा, ताकि हम सांस लेंगे तो वो जो वायु है वो फेफड़ा की तरफ जाए, ना कि हमारे पाचन तंत्र की तरफ। और ब्रेन का जब नियंत्रण, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल की तरफ ध्यान है या किसी को याद कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि ये एपिग्लोटिस का नियंत्रण ब्रेन से हट जाएगा और ये खुला रह जाता है और आपको हिचकी आने लगेगी। हिचकी क्यों आने लगती है? क्योंकि फेफड़ा की तरफ जो भोजन जा रहा होता है तो फेफड़ा पुश करता है ऊपर की तरफ, और भोजन जो है ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसी वजह से वो हिचकी जो है वो आने लगती है। आगे देखिए, श्वास नली है। श्वास नली जो है हमारे गले में जो स्वर तंत्र होती है, लैरिंग्स, उसको फेफड़ा से जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ इस श्वास नली के माध्यम से ही फेफड़ा में जो है वायु प्रवेश करता है। अब है ट्रैकिया, श्वास नली का ही दूसरा नाम है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के चारों तरफ जो है क्या है, घुमावदार हड्डी है, जिसको आप पसली कहते हो। ये पसली किससे बना होता है? तो कार्टिलेज से। किससे बना होता है? कार्टिलेज। आपको पता होना चाहिए कि आपके नाक का जो टिप है ये भी कार्टिलेज से बना है। आपका जो कान ऊपर बाह्य कान जो है वो कान भी किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से। जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल होता है, कभी अपना साइज छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये। ट्रैकिया आगे जाकर के जो है जो फिर से बट जाती है, जो हम डायग्राम में अभी देखे थे कि ट्रैकिया आगे जाकर के दो भाग में बट गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई भी आगे जाकर के बहुत सारे शाखा में बट गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस कहते हैं। इस ब्रोंक्यूलस में देखिएगा फुदना जैसा, यानी कि उसमें गुच्छा जैसा बना हुआ, उस गुच्छा को हम कहते हैं क्या? एल्वियोलाई कहते हैं। अब देखिए, फेफड़ा जो है हमारे कहाँ पे स्थित होता है? ये जो लंग्स है वो कहाँ स्थित है? तो हमारे डायफ्राम, सॉरी, हमारे जो है वक्ष गुहा, यानी कि छाती के जो गुहा है उसमें स्थित है ये। और ये जो है जिस पे जो है टिका हुआ है उसको कहते हैं डायफ्राम, है ना? इस सबसे फेफड़ा के नीचे क्या रहता है? डायफ्राम रहता है। और ये इसका बेस का काम करता है। जिस तरह से घर के जो है हम कुर्सी देते हैं ना घर बनाते समय, उस तरह से ये डायफ्राम उसका जो है एक सपोर्ट का काम करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है डायफ्राम का, वह है जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम ऊपर की तरफ जो है हवा को जो है ढकेलता है, ताकि जो है सांस हम सही से छोड़ सके। अगर डायफ्राम जो है काम करना बंद कर देगा तो जब आप सांस नहीं छोड़ पाएंगे और इंसान का मौत हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई महिला गर्भवती है तो उसका डायफ्राम काम तो करेगा नहीं, तो उसके जगह पे जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, तो उसके डायफ्राम के जगह पे वो उसका पसली काम करता है, ठीक है। इंसान का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है श्वसन का, वो है फेफड़ा। और इसका जो कितना संख्या हो गया? दो। फेफड़ा जो ढका हुआ है जिस झिल्ली से, उस झिल्ली का नाम क्या है? प्लूरल झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा का दूसरा नाम है फुफ्फुस। फेफड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा का मेन काम क्या है? ब्लड को साफ करना, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना, शुद्धिकरण करना, है ना। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। तो फंक्शन भी समझ गए। फेफड़ा किस मेम्ब्रेन से ढका हुआ है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन से। फेफड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो फुफ्फुस। आगे हम लोग इसका जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब है वायु कोष्ठक। अभी बताए हैं कि ब्रोंक्यूलस जो है हमारे फेफड़ा के अंदर, जो ब्रोंक्यूलस, उसमें गुच्छा के जब समान जो होता है उसको कहते हैं हम एल्वियोलाई। गोल गोल संरचना होता है ये। इसका काम होता है गैस का एक्सचेंज करना, विनिमय करना। तो इसके अंदर जो एल्वियोलाई के पास होता है, रक्त कोशिका आती है, और इस रक्त कोशिका में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और उसको
कहाँ पहुंचाता है, तो हमारे कोशिका यानी सेल्स के पास पहुंचाता है, ठीक है। और ये यही जो है ऑक्सीजन का क्या करता है हमारे ब्लड कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो यही यही ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है, और ग्लूकोज को तोड़ करके हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, और उसमें ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यही हीमोग्लोबिन बांध करके, मतलब कि उसको बाइंड करके लेके आता है कहाँ, फिर फेफड़ा के पास लेके आता है, यानी कि हमारे एल्वियोलाई के पास लेके आता है, और ये फिर एल्वियोलाई वापस फिर इसको जो है वापस छोड़ देता है, नाक के द्वारा सांस छोड़ देते हैं हम लोग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो यही प्रक्रिया जब तक जिंदा है तब तक ये चलता रहेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो एक चीज और ध्यान में रखना कि हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करता है, लेकिन आप जो है देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धुआं जो जिसको कहते हैं, तो धुआं अगर आपके संपर्क में अगर आप आते हैं, तो ये धुआं को भी जो है लेना शुरू कर देता है, और कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और धुआं लेना शुरू कर देता है, क्योंकि धुआं से इसका अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन का ज्यादा होता है। अब देखिए जब वायु कोष्ठक जब एल्वियोलाई जाम हो जाएगा, तो उससे जो है होने वाला जो बीमारी है वो क्या है, निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, निमोनिया। दूसरा है टीबी नाम का जो बीमारी है, टीबी बीमारी सुने होंगे ना, ट्यूबरकुलोसिस। इस बीमारी के वजह से क्या होता है, एल्वियोलाई में छेद हो जाता है ना। तो इस बीमारी जब भी टीबी नाम का याद आए तो समझ जाइएगा कि आपके वायु कोष्ठक में छेद हो गया है, ठीक। फिर तीसरा जो एक बीमारी है दम्मा, ये ज्यादातर जो है जो बुजुर्ग हो जाते हैं, ज्यादा एज वाले व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनको होते हैं ये दम्मा। दम्मा में क्या होता है, बलगम ज्यादा, वायु कोष्ठक में बलगम जम जाता है। बलगम यानी कि ये कहिए नेटा पोटा जो आपके नाक से जो निकालते हैं ना, वो हो गया बलगम। तो वो बलगम जो है जम जाता है, जिसके वजह से आपका वायु कोष्ठक काम करना धीमा कर देता है, और जो दम्मा का शिकायत हो जाता है जिसको कहते हैं अस्थमा, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब तो हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य श्वसन के बारे में, अब समझते हैं हम लोग आंतरिक श्वसन के बारे में। देखिए आंतरिक श्वसन, अब हम लोग समझते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में। आंतरिक श्वसन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे होती है, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के कौन से वाले भाग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करता है, और जिससे ऊर्जा बनता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। या एक बार जो है लाइन में ये समझ जाइए कि कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा बनता है वो किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी के रूप में जो है बनता है और वो जमा होता है, ठीक। अब देखिए कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर ये दो भागों में बांटा जाता है। कोशिकीय श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में। एक जो बिना ऑक्सीजन के जो रिएक्शन होता है, तो उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, और एक जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होता है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अवायवीय श्वसन में देखिए ये कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो ज्यादातर होता है किसमें, छोटे मोटे जीव में। बीज का अंकुरन होता है उस समय भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जीवाणु जितने भी आप बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होगा। इसमें क्या होता है अवायवीय श्वसन में कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन परमाणु होता है उसका विघटन होता है। विघटन माने कि टूटना,
ठीक है, टूट करके ये क्या हो जाता है, पायरुवेट पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और ये पायरुवेट अम्ल से कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल यानी कि इसको एल्कोहल कह सकते हो, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये सब हुआ अवायवीय श्वसन का बात। अब समझते हैं हम लोग वायवीय श्वसन को। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ये कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ध्यान में रखिएगा एक एक चीज। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग कोशिका गृह, सॉरी ऊर्जा गृह भी कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नहीं, तो वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल जो होता है वो उसका अपघटन हो करके, यानी कि ये विखंडन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इस अपघटन से कुल कितने एटीपी ऊर्जा बनता है, 36 एटीपी, यानी कि 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें देखिए आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। लेकिन बाह्य श्वसन में क्या था कि हम सांस लेने का और छोड़ने का काम कर रहे थे। फेफड़ा में होने वाले जो श्वसन होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन ही कहेंगे। और जब कोशिका में हो तो उसको कहते हैं आंतरिक श्वसन। और हमारे शरीर में होने वाले जो श्वसन होता है वो कैसा, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे या जब आप दौड़ेंगे, जिम करेंगे, कसरत करेंगे, तो उस दौरान आपके शरीर में वायवीय श्वसन के साथ साथ अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है, उस दौरान इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जितना जरूरत है उतना नहीं मिल पाने के कारण आपके शरीर में अवायवीय श्वसन भी शुरू हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखना, एनर्जी करेंसी का जो फॉर्म है वो क्या है, एटीपी। ऊर्जा का संग्रह भी होता है कहाँ पे, या जहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा तो वो किसके माध्यम से, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट का ट्राई यानी 3, फॉस्फेट कितना होगा, 3 होगा। तो ये एक विशेष तरह का यौगिक या कंपाउंड है जो सभी सजीव कोशिका में वाहक का काम करता है। वाहक यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और संग्राहक यानी कि जमा करने का काम करता है। कभी कभी हम लोग भाग दौड़ या दौड़ने के समय में हमारे पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव है, तभी बताए हैं कि अभाव होने की स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ये लैक्टिक अम्ल जो है क्या होगा कि जहां जहां आपका शरीर में ज्वाइंट है, जहां आप ज्यादा काम किए थे उस ज्वाइंट पे, जैसे कि दौड़िएगा तो पैर में जो ज्वाइंट है वहां पे क्या होगा, वो लैक्टिक अम्ल जाके जम जाता है। जो दर्द का या क्रैम्प होने लगता है, खूब लगेगा, बहुत तेज दर्द होने लगेगा, तो उसको क्या करना है, आराम करना चाहिए, रेस्ट करना है। और जहां पे जहां दर्द हो रहा है वहां पे आप तेल से उसको मालिश करिएगा, तो वो जो भी दर्द है, ऐंठन है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है जो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल था वो किस में बदल जाता है, इथेनॉल और जल में बदल जाता है, जिससे आपको दर्द जो है आ, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज लास्ट है, ये ध्यान से समझ लीजिए। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या क्या होगा, इसका ये डायग्राम आप लोग ये जो लेवलिंग किए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका C6H12 और O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, यानी कि ये टूटता कैसे है, तो अभी बताएं कि ग्लूकोज टूट करके कहाँ टूटेगा, तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में टूटेगा। और टूट करके कितना पायरुवेट अम्ल बनेगा, तो 3 कार्बन वाला बनेगा पायरुवेट अम्ल, और ऊर्जा बनता है थोड़ा सा। फिर उस पायरुवेट अम्ल से पायरुविक अम्ल किसमें टूट कर क्या बन जाता है, टूट करके इथेनॉल में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में बदलता है।
तो ये सब हो गया छोटे जीव या जो है जो बीज अंकुरित हो रहा होता है तो उसमें और जीवाणु में। लेकिन ये जो देख रहे हैं बीच वाला ऑक्सीजन का अभाव, ये जो होता है ये हम इंसान में, जानवरों में, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा। इधर जो देख रहे थे आप सूक्ष्म जीव वाला, जीवाणु वाला, तो ये इथेनॉल में पहला वाला। दूसरा जो बीच में देख रहे हैं लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, ये हमारे पेशीय कोशिका में ये वाला होता है। कब होगा? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तब। तीसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो जनरली हमारे शरीर में होता ही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसमें जल बनता है, ऊर्जा बनता है और ऊष्मा भी बनता है, ठीक है। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम कवर अप कर लिए। इसका हम एक्सरसाइज यानी कि जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब नेक्स्ट जो है हम वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको किसी तरह का क्वेरी है, पीडीएफ चाहिए, तो इस तरह इसके लिए आप जो है हमारे जो है इस कमेंट में लिख करके बताएं।